अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डाइटिशियन अर्शद चमन है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी क्या है? हमारी बॉडी में जब ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैट एक्यूमुलेशन हो जाती है, हम उसे फिर एक मोटापे का नाम दे देते हैं, जो कि हमारे BMI को फिर जाकर डिस्टर्ब करती है। ओबेसिटी क्यों होती है, इसके क्या वजूहात हैं या क्या रीज़न्स हैं, हमारी बॉडी के ऊपर ये किस तरह इफ़ेक्ट डालती है, इसके क्या बैड इम्पैक्ट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हमें क्या क्या डैमेजेस पहुंचाती है। आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। रीज़न्स क्या होते हैं ओबेसिटी के। मैं ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रही हूँ, जिससे कोई भी घर बैठे लोग या स्टूडेंट्स तो दोनों ही मुस्तफ़ीद हो सकें। अब रीज़न्स के बारे में बात करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे नॉर्मली पाकिस्तान एशियंस में यह है कि भाई खाना खा लेते थे, बैठ जाते हैं कि जगह पे, हिलने जुलने का नाम लेते, उन्हें बर्तन उठाना भी जो सा फिर गवारा नहीं होता कि हम उठ के अपने बर्तन उठा के किचन में रख खाएँ। आफ्टर ईटिंग कोई भी एक्टिविटी ना करना, हमारी जो हमने फूड खाया उस एनर्जी को यूटिलाइज़ ना करना मेन रीज़न है कि हमें ओबेसिटी ओवरवेट की तरफ जो लीड करा देता है। हमारे कुछ एंडोक्राइन डिजीज़ होने लग जाती हैं, या हेरिडिटी की जो प्रीडिपोजिशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारे जेनेटिक्स में से ही चली जा आ रही है। हमारी खाला को है या नानी को थी या दादी को थी, तो जेनेटिकली भी कुछ लोगों के अंदर ओबेसिटी होती है। और मेन रीज़न जो आज के दौर की या 21वीं सदी की, तो सबसे बड़ी मेन रीज़न इसके अंदर ये भी है कि हम अनहेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा ज़्यादातर फोकस है बाहर से खा लो, बाहर से खा लो और बाहर से खा लो, चाहे सुबह है, दोपहर है, शाम है। और इसमें उससे भी बड़ी गलत हरकत ये है कि लेट नाइट जो मील्स लिए जाते हैं वो भी बाहर के, आउटडोर के और फास्ट फूड के, कोल्ड ड्रिंक्स के, स्नैकिंग हो रही होती है, वो भी अनहेल्दी चीज़ों के ऊपर, जो कि हमें लीड करती है ओवरवेट टू ओबेसिटी की तरफ। अब इसके कुछ रीज़न्स के बारे में बात करते हैं। ओबेसिटी के दो रीज़न्स हैं, ठीक है। या एक तो रीज़न ये है कि आपको जो सा है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से ओबेसिटी हो रही है। दूसरा रीज़न इसके अंदर आ जाता है आपको डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स के ऊपर, जो ओबेसिटी हमें लीड कर रही है हमारी बॉडी के ऊपर, बैड इम्पैक्ट्स वो डायरेक्ट होते हैं। पहले मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की बात करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। एक कंडीशन है जिसमें क्लस्टर्स ऑफ रिस्क फैक्टर जो है ना क्रिएट हो रहे होते हैं, और जिसमें हमें वो या तो CVD करा देते हैं। हमारी एब्डोमिनल ओबेसिटी, हमारी मतलब कि पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, लोअर पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। हमारा जब ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है तो हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल जो से लेवल वो हाई कर देते हैं, HDL को लो कर देते हैं। बहुत सारी स्पेसिफिक रीजंस आती हैं, ठीक है। अब जिसमें वो हमें गाल, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, ये तो होगी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या ऐसी वजूहात उसके अंदर शामिल होती हैं जो हमें क्लस्टर ऑफ डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। उसमें अब क्लस्टर ऑफ डिजीज़ में हमें टाइप 2 डायबिटीज़ होना शुरू हो जाती है, हमारा जो लीवर है वो फैटी होना शुरू हो जाता है, हमें किसी भी किस्म की कोई गुर्दों की बीमारी शुरू हो जाती है, क्योंकि देयर इज़ अ सर्टन टाइप ऑफ किडनी डिजीज़। कोई भी स्टार्टिंग के अंदर हमें स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, कैल्शियम के या फास्फोरस के। उसके बाद हमें एक और मसला भी होने लग जाता है जिसमें आते हैं गाल स्टोन्स। अब गाल स्टोन्स क्या हैं, इसके बारे में भी मैं आपको आगे जाके थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। अब इस पर बात करते हैं कि इसके डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स पे। हमें सबसे पहले हमारी नींद ख़राब होना शुरू हो जाती है, स्लीप एपनिया शुरू हो जाता है। ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन की शिकायत हमें होने लग जाती है, अस्थमा होने लग जाता है, हमें कमर में दर्द होने लग जाती है, हमारे घुटनों में दर्द होने लग जाती है। जो लेडीज़ जो कहती हैं कि 40 साल की हो गई होने से वज़न नहीं कम कर सकते, स्पेशली उन लोगों में, ख़वातीन में या मर्दों में, जब ये शुरू हो जाती है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन, भाई हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन, पैरों की एंकल्स में दर्द, नीज़ में दर्द, फिर और वो फिर ऊपर से उनका भाई ऐसी वज़न नहीं, हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, हम वज़न नहीं कम कर सकते। फिर ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, वो अपनी कंडीशन को वर्स्ट कर देते हैं सिर्फ कुछ बहानों से। लेकिन अब मेरी पेशेंट हिस्ट्री में ऐसे पेशेंट भी हैं जो 50 साल के भी थे, 60 साल के भी थे, 40 साल के भी थे, 45 साल के भी थे, ख़वातीन भी थी और मर्द भी थे, जिन्हें एक्सरसाइज की तरफ लाया गया है आहिस्ता आहिस्ता एक स्लो पैटर्न के साथ। उनकी बॉडी को जज करते हुए तो उन्हें बहुत अच्छा रिकवर भी किया है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन होती ही एल्डरली लोगों के अंदर है, तो उन्हें चाहिए कि भाई अपने घर के मामला से थोड़ी ज़िंदगी को बचा कर एक्सरसाइज के अंदर भी इन्वॉल्व करें, ताकि वो 60 साल भी अगर ज़िंदा रहना है तो हेल्दी तरीके से ज़िंदा रहे। अच्छा,
अब इसके अंदर एक और कंडीशन आने लग जाती है, वो होती है गाउट। गाउट है कि जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल हाई होने लग जाता है, पेशेंट्स को नहीं पता लगता, वो कहते हैं जी हमारी ये ना जो जॉइंट्स है ना इनके अंदर ये पता नहीं क्या बन रहा है। उनकी बॉडी का यूरिक एसिड लेवल हाई हुआ होता है, जिसकी वजह से समझ लें कि एक नीडल शेप क्रिस्टल समझ लें कि उनकी जॉइंट्स के अंदर बनना शुरू हो जाता है, जो कि हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड की वजह से उनकी जॉइंट्स के अंदर बनता है। अक्सर पेशेंट की उंगलियों के अंदर मैंने देखा है, अक्सर पेशेंट की पैरों की उंगलियों के अंदर मैंने देखा है। मेनली वो किस वजह से होता है, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड, जिसकी वजह से उन्हें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है या उन्हें डिफ़िकल्टी आती है कि वो चल नहीं पाते, ज़ाहिर सी बात है, फिर दर्द होती है। अब जो कंडीशन रह जाती है एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट के अंदर, वो मेनली भी आती है एस्थमा। हमें सांस की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। हमें अक्सर बहुत औक़ात मैंने देखा है कि हेल्दी लोगों के अंदर कोई भी एलर्जी नहीं होती पहले, लेकिन जैसे उनका वज़न बढ़ता है वो ओबेसिटी की तरफ लीड करते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर किसी ना किस्म की कोई भी एलर्जी आना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर लोगों के अंदर एस्थमा की कंडीशन आना शुरू हो जाती है। ये सारे वो इफ़ेक्ट्स हैं जो कि ओबेसिटी हमारी बॉडी के ऊपर डालती है। हमें कमर दर्द, लेडीज़ को या मर्दों को स्पेशली कमर दर्द का शिकायत बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे मोरे बहुत दर्द कर रहे हैं, टांगों के ऊपर वाली जो लोअर बैक है भाई, वो पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हाई एक्यूमुलेशन या इंक्रीज़्ड या ज़्यादा फ़ैट की एक्यूमुलेशन जब हमारी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू होती है, ज़ाहिर सी बात है वो हमें इस किस्म की मुख्तलिफ़ कंडीशंस की तरफ डेफिनेटली लेकर जाएगी। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है। बेसल मेटाबॉलिक रेट्स कि वो क्या होते हैं। डिफरेंट कंडीशंस हैं बॉडी की, डिफरेंट अपर लेग्स है बॉडी की, ओवरवेट की कंडीशन है, अंडरवेट की कंडीशन है, ओबीज़ की कंडीशन है, एक्सट्रीमली ओबीज़ की कंडीशन है। ये वो सारी वो रीडिंग्स हैं जिस मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आप अपने वेट, अपनी हाइट और अपनी जो सा है उसका एज का मेजरमेंट के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर, इधर यू आर फॉलिंग इन अ नॉर्मल पर्सन हो, इधर यू आर ओबेसिटी का शिकार हो, या आप एक्सट्रीमली ओबेसिटी का शिकार लोग हो जिनका बेसल मेटाबॉलिक रेट 35 से भी ज़्यादा है। जिन लोगों का बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMI या BMR 18.5 से नीचे होता है या उसके बराबर होता है, या बल्कि ज़्यादा उससे नीचे ही समझ लें, वो ज़्यादा लोग अंडरवेट शिकार होते हैं। वो लोग होते हैं भाई हम कुछ भी कर ले ज़िंदगी में हमारा वज़न नहीं बढ़ता, और कुछ हम जैसे लोग भी होते हैं कि भाई हवा भी खा लो तो हमारा वज़न बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें ओबेसिटी के बारे में क्या चीज़ जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। कॉमन सिंड्रोम्स हैं एडल्ट्स के, कॉमन सिंड्रोम्स हैं हमारे पास चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस पेशेंट्स के, और कॉमन सिंड्रोम है हमारे पास मॉर्बिड ओबेसिटी के। एडल्ट्स में ज़्यादातर क्या होता है कि उनको पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाता है यूजुअली, और यूजुअल जितना स्वेटिंग अगर वो खेल के उनको आ रही है या काम करते हुए आ रही है, गर्मी से आ रही है, उसके अलावा भी उनको स्वेटिंग का शिकार होने लग जाते हैं बच्चे। स्नोरिंग है, ट्रबल स्लीपिंग है। स्नोरिंग मतलब कि खराटे लेना, उनको नींद नहीं आती, नींद में दुश्वारी होती है, और उनको स्किन के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, कोई रैशेस शुरू हो जाएंगे या दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, एक्ने शुरू हो जाएगी। अब चिल्ड्रन एडोलसेंस में भी कुछ इसी तरह की कंडीशन होती है। हमने बच्चे देखे हैं आजकल, हेल्दी बच्चे होते हैं, उनकी गर्दन के गिर्द काले निशान होते हैं, ठीक है, उनकी स्किन जो उनसे वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। वो किस लिए होती है? क्योंकि उनके लेवल शुगर लेवल बॉडी का बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो एक सिंपल इंडिकेशन होती है पेशेंट्स कह रही हूँ कि माँ बाप की, कि अपने बच्चों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अब हमारा जो बच्चा है वो मोटापे का शिकार हो रहा है। अब इसकी डाइट को ज़रा फोकस करते हुए, कुछ ऑल्टरनेशंस करते हुए इसकी एक्सरसाइज की तरफ हमें भी तवज्जो लेकर आनी चाहिए। बच्चों के अंदर या एडोलसेंस के अंदर जो सा है स्ट्रेच मार्क्स बॉडी के ऊपर अपीयर होना शुरू आ जाती है। नॉर्मली तो हमें ये पता है कि स्ट्रेच मार्क्स तो एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर आते हैं, बट जो बच्चे अपने वज़न से बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे होते हैं, डेफिनेटली उनका समझ ले एक आप नॉर्मल बॉडी से जब आप एक गुब्बारे की तरह फूल रहे हो, तो समझ ले जो हमारी बॉडी का फूलना है उसी के अंदर ही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है फिर इन बच्चों के अंदर भी स्लीप अपीनिया की कंडीशन आती है, ठीक से सो नहीं पाते हैं,
अब स्लीप अपीनिया बेसिकली है क्या? ये भी एक बॉडी की कंडीशन है जिसमें हम ठीक तरह से सो नहीं पाते हैं, और कुछ साइन एंड सिम्टम्स मैं इसके आपको बता देती हूँ। नींद बहुत कम आती है, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का शिकार होना शुरू हो जाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल कंडीशंस और भी हैं, लाइक आप रात को जब आप नींद खुलती है आपकी तो आपका गला खुश्क होता है। मेन कंडीशन है कि ये भी आती है स्लीप अपीनिया के लोगों की। उनका जो थ्रोट है वो सोर रहता है, जब सुबह सोकर उठते हैं तो उनका सर दर्द रहता है, उनको किसी काम करने का दिल नहीं करता, फोकस नहीं रख पाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, और सो रहे हैं, जाग रहे हैं, थके हुए हैं, और इसी तरह की कंडीशंस रहती हैं स्लीप अपीनिया के लोगों की। ये होती है स्लीप अपीनिया। ये सब चीज़ें मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ कि जैसे मैंने शुरू ऑफ वीडियो में कहा, स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बोला कि जो लोग घर बैठ के भी अगर ये चीज़ सुन रहे हैं तो उन्हें पता हो कि ओबेसिटी है क्या, और कुछ स्टूडेंट्स हैं वीडियो देख रहे होते हैं उन्हें भी पता लगे कि अगर वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो ये लेक्चर ले रहे हैं, तो उन्हें अगर किस चीज़ की समझ नहीं आती उन्हें भी अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आ जाए कि वो आखिर पढ़ क्या रहे हैं। अच्छा जी, अब मॉर्बिड ओबेसिटी वो ओबेसिटी है कि एंड लेवल के जो हेल्दी लोग होते हैं, बहुत एक्सट्रीम हेल्दी। ओबेसिटी की क्लासेस समझ लें कि जैसे मैंने आपको बताया रिसेंट के 35 से भी ज़्यादा जिनका BMI होता है, उन लोगों के लिए क्या होता है कि उन्हें भी कुछ इसी किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने की मिलती हैं। उनसे चला नहीं जाता ठीक तरीके से, चलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। भाई हम अक्सर तो ऐसे होते हैं जो सारा दिन ही बैठ के निकाल देते हैं कि बिल्कुल भी उनकी किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। कुछ वही साइलेंट सिम्टम्स के सांस लेने में मसला होता है, 100 किलो से ज़्यादा इनका वज़न होता है। अब एक पेशेंट की पिक्चर है जो मैंने ऐड की हुई है, जो कि हम इसे मॉर्बिड ओबेसिटी नहीं बट यस ओबेसिटी क्लास 1 या 2 से इंडिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा, अब क्लास 1 की ओबेसिटी क्या है कि इसमें 30 से 34 तक आपका BMI आ रहा होता है। अब एक्सट्रीम BMI 35 से 29 तक। अब उससे भी ज़्यादा ओबेसिटी की क्लास 3 वाले जो पेशेंट होते हैं उनका 40 से 39 या 50 तक समझ लो उनका भी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जा रहा होता है। तो हम ऐसे लोगों को मॉर्बिड ओबेसिटी कह सकते हैं, जिनका BMI 40 से अबव जाना शुरू कर देता है। बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे इस तरह के पेशेंट्स हैं हमारे इर्द गिर्द। तो कोशिश करें अगर आप इस कुछ लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें या फ़ायदा हासिल कर सकें तो उन्हें समझाएं कि भाई अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाओ, थोड़ा बहुत अपना खाना पीना कम कर दो। अगर खा भी रहे पी भी रहे हो तो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कर दो, ताकि बात वही है, ज़िंदा तो रहना है लेकिन बंदा सेहत के साथ जो सा है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे मैं एक और पिक्चर ऐड कर रही हूँ, ये भी समझ लें जो एक पेशेंट की पिक्चर है, भी ओबेसिटी क्लास 2 के अंदर फॉल कर रही होगी, बट मॉर्बिड ओबेसिटी के अंदर भी फॉल नहीं कर रही होगी। मैं भी आपने डिफरेंट वीडियोस के अंदर या यूट्यूब वीडियोस या टिकटॉक के ऊपर देखा होगा, ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा जो बेड पे ही बैठे रहते हैं और इतने हैवी उनके वेट होते हैं, वो इस क्लास के अंदर फॉल करते हैं। अब कुछ इसके इफ़ेक्ट्स मज़ीद हैं जो कि ओबेसिटी हमारे जिस्म के ऊपर करती है, बैड इफ़ेक्ट्स, उनको ज़रा थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ओबेसिटी लीडिंग काज है भाई, सबसे पहले हमारे अगर देखा जाए नॉर्मल हेल्दी पर्सन के ऊपर डिप्रेशन। कहते हैं भाई हम डिप्रेशन में रहने लग गए हैं, पता नहीं हमें क्या, हमें सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं, हमें ये मसला है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोगों को मैदे का मसला भी ओबेसिटी की वजह से हो रहा होता है उनका, और बाज़ औक़ात लोगों को ये बड़ी कॉमन चीज़ है, वो कहते हैं भाई हम डर जाते हैं, हमें डरावने सपने आते हैं, हमें ख्वाब आ रहे हैं, हम नींद, उन लोगों के अंदर भी मैदे का मसला होता है और वो डर के जो सा कि साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे होते हैं मेनली। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए अगर आपको डरावने सपने आना शुरू हो गए तो भाई तो आपके ऊपर कोई जिन भूत का साया नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, बट आपका मैदा लाजमी ख़राब है, अपने मैदे को ठीक करें, ठीक है। अब हमारी दिमाग, हमारा जिस्म का एक हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हमें डिप्रेशन होने लग जाती है। अब किस तरह हो रही है इसकी पूरी डिटेल्स आप जो है इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। स्लीप पीने की कंडीशन मैंने बहुत डिटेल में बताई है कि क्या है क्या नहीं है, क्या क्या होता है। हमारे जिगर के गिर्द लीवर डिजीज़ है, जिगर के गिर्द चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो समझ ले जो हमारा मिडल एब्डोमिन है वो निकलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारा निचला पेट का हिस्सा बहुत निकल, कुछ हमारा ऊपर वाला पेट का हिस्सा, वो इसीलिए है कि वहाँ पे लीवर है और लीवर के गिर्द चर्बी जमा हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो मिडल एब्डोमिन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है।
अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, डिफरेंट चीज़ें हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। गाल ब्लैडर्स के इशू हैं कि वही कुछ समझ ले कि जब आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, आप कुछ ऑल फॉल खा रहे हो, सारा तो डिपेंड करता है आपके खाने के अंदर कि आप क्या चीज़ का इंटेक आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है और वो कहाँ कहाँ जाके आपको नुकसान पहुँचा रही है। अब गॉल ब्लैडर क्या है कि इंक्रीज़ करता है कि पर्सन की रिस्क ऑफ डिवेलपिंग गाल स्टोन्स। अब गाल स्टोन्स क्या हैं? गाल स्टोन्स हमारे डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो कि हमारे जब अंदर समझ लें कि डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो या अगर इससे फ्रेज करूँ कि हार्ड डिपॉजिट ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड है डैट जो कि हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाता है। जब हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर आता है तो समझ लो हमें वहाँ पे दर्द या हमें जो सा है वो इश्यूज़ हम उस तरह के फेस करने शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास किडनी के इश्यूज़। स्पेसिफिकली जब हम बाहर का खाना खाते हैं, वही हमारे हेल्दी जो ईटिंग हैबिट्स को हम इग्नोर करके बैड ईटिंग हैबिट्स के ऊपर चले जाते हैं। हम बाहर का खाना खाते हैं, उनके अंदर नमक की तादाद कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी टमाटरों की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप लंबे अरसे से जब बाहर का खाना खा रहे होते हैं तो वो आपको इस तरह के जो उनसे मुज़र असरात आपकी सेहत के ऊपर डालते ही डालते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होने लग जाती है तो समझ लें फिर उससे भी हमारी किडनी के अंदर स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। किसी भी किस्म के स्टोन्स, ये एक बहुत किडनी तो एक बहुत ज़्यादा एक वाइड किस्म का टॉपिक है। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो किसी भी वजह से आपकी किडनी के अंदर स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं तो समझ लो हमें किडनी पेन स्टार्ट हो जाती है, बहुत सोजिश स्टार्ट हो जाती है। फिर हम उसका इलाज चाहे एलोपैथी से करें, हाँ होम्योपैथिक से करें, या फिर अपनी डाइट को, अगर तो स्टार्टिंग फेज है तो अपनी डाइट को कंट्रोल करते हुए होम्योपैथिक इलाज करके उसको रिकवर करें। एक दफ़ा आपको किडनी का मसला शुरू हो जाए तो फिर चलता ही रहता है अगर उससे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना किया जाए। स्किन फोल्ड, रैशेस होना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी टांगों के नीचे समझ लें हल्की सी, फॉर एग्जांपल आपको ख़ारिश हुई, आपको चुभन में आप ख़ारिश करेंगे, वहाँ पे एक तो फ़ैट की बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन होती है, पसीना जमना शुरू हो जाता है, या आप एक दिन भी नहीं नहाते तो समझ लें वहाँ पे जर्म्स और बैक्टीरियाज आप ख़ारिश करते हैं, आपको रैशेस होने शुरू हो जाते हैं, स्किन ख़राब होने लग जाती है, स्किन के प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, आपको जॉइंट पेन डेफिनेटली होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, आप छोटे छोटे पाउंड जिस्म का कितना खूब वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं, जॉइंट पेन डेफिनेटली हमें होना शुरू हो जाती है। हमें दिल के कोई भी बीमारी या दिल का दौरा पड़ने की भी समझ लें कि इंडिकेशन हो सकती है, या हम उस लेवल तक जा सकते हैं अगर हम अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल ना करें। क्योंकि दिल के मसले क्यों शुरू होते हैं? ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ है ब्लड प्रेशर और वज़न। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और साथ में चर्बी बढ़ रही होती है शरीयानों के गिर्द, तो जो ब्लड प्रेशर है वो फिर जो ब्लड का फ़्लो है वो फिर तंग फंस के समझ लें कि दिल की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है चर्बी के बढ़ने की वजह से। जब फिर ब्लड वहाँ से गुजरेगा, उसकी जगह तंग हो जाएगी, तो डेफ़िनेटली वो फिर आपको ब्लड प्रेशर काज करेगा। जब ब्लड प्रेशर काज करेगा तो डेफ़िनेटली जब आपकी विस्किरल फैट बॉडी का बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके दिल को खून ठीक तरीके से नहीं पहुंचेगा, तो आपको सीवीडी की तरफ या स्ट्रोक की तरफ या आपको किसी भी किस्म की तरफ डिसीज़ की तरफ आपको लीड करेगा। आपको झटके लगेंगे, आपको किसी भी किस्म की कंडीशन आएगी, आपको दिल के मसले शुरू हो सकते हैं, स्ट्रोक के इश्यूज शुरू हो सकते हैं। इसमें और एक लीडिंग काज है कि हमारे पास गार्ड या गैस्ट्रो इसोफेगल जो रिफ्लक्स है हमारा, वो क्या चीज़ होने लग जाती है। अब हमारा मैदा है, मैंने इसकी एक पिक्चर आगे अटैच भी की हुई है कि गैस्ट्रोइसोफेगल एसिड रिफ्लक्स बॉडी का क्या चीज़ है। अब एक मैदा है हमारा, प्रॉपर एक आप डाइट ले रहे हो, हमारा एक स्फिंक्टर है मैदे का, वो क्लोज़ हो जाता है, तो वो सारा जो हमारा जो खाना है वो हमारे स्टमक में रहता है। बट फॉर एग्जांपल आप खाना अपने मुंह में डाला, आपकी ये जो सारी फूड कैविटी के ऊपर जब मैदे का पार्ट शुरू होता है तो एक छोटा सा स्फिंक्टर समझ लो उसका दरवाज़ा, जब दरवाज़ा खाना जा रहा होता है, दरवाज़ा खुलता है, खाना मैदे के अंदर चला जाता है और फिर ऊपर से वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन जब आप ओबेसिटी का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, अपने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उस कंडीशन में ये होता है कि आपको एसिड रिफ्लक्स जो मैदे के वो आना शुरू हो जाते हैं, मैदे में तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है। खाना गले, फॉर एग्जांपल खाना, सिंपल फ्रेज़ है, खाना जब गले में आ रहा होता है उसका यही वजह होती है, यही रीज़न होती है कि आपने खाना खा लिया, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मैदा फुल भर गया,
आप खाना खा के लेट गए, आपने कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की, मैदे का जो स्फिंक्टर होता है वो खुलता है, उसका दरवाज़ा खुलता है और जो खाना है वापस सारा आपकी फूड कैविटी के अंदर या आपके जो सारी जो कनाल है, फूड कनाल है, उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। वो खाना फिर आपके गले तक भी आता है, कहते हैं जायका आ रहा है गले में, उफ हज़म नहीं हो रहा, उफ ये वापस खाना गले के अंदर आ रहा है। तो ये होता है स्टमक का गैस्ट्रोएसोफेगल एसिड रिफ्लक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वही हमारी पट्ठों की कमज़ोरी और हमारी जो हड्डियों की कमज़ोरी वज़न बढ़ने की वजह से शुरू हो जाती है। उसके बाद एक मेन पॉइंट आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मेन प्रॉब्लम आज के दौर की, बल्कि 2022, 23, 24, 21वीं सदी की मेन प्रॉब्लम मर्दों और औरतों में एक चीज़ आ रही है इनफर्टिलिटी की। वो वही मेन वजह है बाहर के खाने, साफ़ सुथरे खाने ना होने की वजह से। बाज़ औक़ात हम तो इतने इतने केसेस भी देखते हैं कि इवन जो शवारमा में ये चिकन डाला जा रहा है या बर्गरों के अंदर वो चिकन डाला जा रहा है, वो किस वजह से आ रहा है और उनको क्या क्या इंजेक्शंस लग रहे हैं। मेन काज ऑफ इनफर्टिलिटी बाहर का खाना। चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओबेसिटी बढ़ने होने की वजह से, वज़न बढ़ने की वजह से, सब जब सारे हार्मोन्स के अंदर चेंजेस आती है तो हमें इसमें ये मसला भी देखना पड़ता है कि हम कंसीव नहीं कर पाते। मेल्स के डिफरेंट इश्यूज़ आ जाते हैं, फ़ीमेल के डिफरेंट इश्यूज़ आ जाते हैं, आपकी ओवरीज के गिर्द फैट जमा हो जाता है, प्रॉपर तरीके से अगर अंडा बनता भी है तो फर्टिलाइज़ नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। अगर और मर्दों में भी इसी तरह डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, ओबेसिटी बढ़ने की वजह से उनके स्पर्म काउंट में चेंजेस आते हैं, वो डैमेजेस होने शुरू हो जाते हैं उनके बॉडी के अंदर। कैंसर को भी लीड करती है ओबेसिटी, कहीं ना कहीं ओबेसिटी बढ़ने की वजह से आपको कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं बॉडी के अंदर। अगर आपको कोई कैंसर होता है तो फैलता भी बड़ी तेज़ी से है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो सा है सेल्स ही बहुत ज़्यादा हैं। जब वो चीज़ फैलती है तो फिर फास्ट ग्रोइंग है, हमें पता है कि कैंसर के जो सेल्स हैं तो हमारी बॉडी में ज़्यादा जल्दी डैमेजेस होना शुरू हो जाते हैं। अगर पर्सन स्टेमिना रखता हो बॉडी में तो उस चीज़ से जो फाइट करके अपनी बैटल ऑफ कैंसर है वो जीत भी जाता है। डिफरेंट किस्म के कैंसर हमें हो सकते हैं ओबेसिटी से, वो इसके अंदर मेंशन है। नेक्स्ट अब हम आगे देख रहे हैं कि गॉल स्टोन्स के बारे में मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई है कि गॉल स्टोन्स क्या चीज़ हैं, बाइल डक्ट क्या है, और ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें देखने में और इस चीज़ को समझने में आसानी हो। ये जो पत्थर हैं गॉल ब्लैडर के अंदर पड़े हुए हैं, जो कि हमारे फ्लूइड की जो डाइजेस्टिव फ्लूइड की डिपोजिशन से बनते हैं, जो कि फिर हमें प्रॉब्लम करते हैं, पेन करते हैं, इशू करते हैं, वो चीज़ें हैं सब। नेक्स्ट एक पिक्चर ऐड की हुई है जिसपे हम दिखा रहे हैं कि ओबेसिटी की वजह से कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जिस्म थका थका रह रहा है, ब्लड वीकनेस हैं। और नेक्स्ट एक पिक्चर ऐड की हुई जिसमें मैंने ये पर्पस के लिए दिखाई हुई ऐड की हुई है कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ क्या है। आप देख सकते हैं इसोफेगस है, हेल्दी स्टमक की पहले पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर में जैसे दिखा हुआ है कि इसोफेगस है, स्फिंक्टर एक बंद है, नीचे सारा खाना है, जो भी मरा फूड का वो सारा हमने चबा चबा के लिक्विड सारा बना दिया हुआ है। अब दूसरी पिक्चर में इन्होंने बताया हुआ है कि खाना भाई स्टमक के एंड किनारे तक भरा हुआ है, स्फिंक्टर ओपन हो गया जो कि अलाउ कर रहा है कि खाना वापस जाए, रिफ्लक्स करे, मैदे के अंदर तजाबियत करे, बर्न करे, खाने को वापस गले में भेजे। इवन बाज़ औक़ात तो हमें अपनी खाने की मिर्च नाक के अंदर तक महसूस हो रही होती है। वो किस लिए हो रही थी? खाना अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खा लिया होता है, जो कि फिर हमारे मैदे को भी डिस्टर्ब करता है। उसके बाद फिर अक्सर ये होता है कि इतना ज़्यादा मैदा भरने के बाद हमें रात को अक्सर नींद भी फिर ठीक तरीके से नहीं आती, या हमारा पेट ख़राब हो जाता है। मैदा तो हमारा ख़राब हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट जो सा है एक और चीज़ है, अब जो बल्कि मेन चीज़ है जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अब हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह करें। सबसे मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ कि सबसे पहले तो हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना है हर सूरत हाल के अंदर। आप जो कुछ भी खा रहे हैं आप उसके ऊपर फोकस करें, देखें कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ। आपको नहीं समझ आ रही, देन आपको जो है अपनी किसी भी डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, जो भी आपके नियर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो जिसके ऊपर भी आपको इत्मीनान है कि हाँ ये मुझे मेरी सेहत के बारे में बेहतर गाइड कर सकती है। ऑल्टरनेशंस अगर आप करना चाहें, अपनी डाइट का पोर्शन कम कर दें, साफ़ सुथरा खाएं, घर का खाएं, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, अपनी जो एनर्जी है उसको नेगेटिव चीज़ों में मत लेकर लगाएं,
ओवर थिंक मतलब कि ना करें। टेलीविज़न देख रहे हैं तो टेलीविज़न ही मत देखते रहें, कुछ ना कुछ खुद को एंगेज करने की जो है ना वो कोशिश करें। अपने बाहर के सारे खाने को हेल्दी खाने के साथ बदल दें, अपने खुद को मेडिटेट करें। आप कुछ इस तरह के सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी जो है वो भूख कंट्रोल रहे, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहे, मतलब कि आप सेटाइटी की कंडीशन के अंदर रहें। आप एक्सरसाइज करें, आप ऐसे ड्रग्स लें जो कि आपकी फूड को जो है इतना मतलब कि आपकी ड्रग्स इस तरह के होते हैं जो कि आपकी फ़ैट जो से ना उसको एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प आउट करते हैं। कुछ वेट लॉस सप्लीमेंट्स होते हैं बेहतरीन तरीके वाले के जो से हैं, बल्कि ज़बरदस्त होते हैं वो, अगर तो आप अच्छी कंपनी के इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड हैंड प्रोडक्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट जिस पे आपको डॉक्टर लिख के दे रहा है और वो ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हुए हैं वो कि वाकई अच्छी क्वालिटी के हैं, तो वो चीज़ें वाकई हेल्पफुल होती हैं आपको जो से आपकी कंडीशन से निकालने के लिए। ताकि वो जो एक प्रोडक्ट है वो सिंपली आपको बहुत सारे फ़ायदे अक्सर दे भी जाती है, जिसमें आपकी मैदा भी फुल रहता है, आपको भूख भी नहीं लगती, और आपकी जो एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी जो फ़ैट है वो भी समझ लें कि जो सा उसकी एब्जॉर्प्शन भी होना शुरू हो जाती है। अब ये एक और पिक्चर ऐड की हुई है जिसमें दिखाया हुआ मैंने कि आप जब सोते हैं, एक फैटी पर्सन जब सोता है उसको सोते वक्त किस तरह की स्लीपिंग ट्रबल्स आना शुरू हो जाती हैं। ये एक पूरा पायरामिड शो किया हुआ है ट्रीटमेंट का कि आप किन किन स्टेप्स से ख़ुद को रिकवर करवा सकते हैं। एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, डाइट का ख्याल रखें। अगर नहीं कुछ हो सकता फिर आपके पास कुछ सर्जरी के ऑपरेशंस भी रहते हैं। अगर तो आप सेफ़ टू फील करें कि हाँ हम सर्जरी करवा के ख़ुद को ठीक रख सकते हैं तो, अदरवाइज़ वरना इसके काफ़ी डैमेजेस भी हैं। अब आगे बताया हुआ है पिक्चर से आपको जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ वो यही कि अगर कुछ लोग पढ़ नहीं सकते या जौन सा है सुन तो रहे हैं, साथ में पिक्चर्स देख के ख़ुद को जौन सा ना वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग अगर आप कभी करते हैं वेट लॉस के लिए तो आपको ऐसी एक्सरसाइज चुननी चाहिए कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस ना हो। उसके बाद आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज की तरफ जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अपनी डाइट के अंदर से कैलोरीज को काउंट करके हाइपोकैलोरिक डाइट की तरफ चली जाएं। ड्रग्स का इस्तेमाल करें। ड्रग्स के अंदर अगर आप लेना चाहें तो ज़ाहिर सी बात है हमें हड्डियों का बहुत मसला शुरू हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते भी हैं तो उसको कहते हैं भाई हम थक गए हैं, बस बस बस। उसमें भी एक कंडीशन है कि आप विटामिन डी का इंटेक लाजमी रखें और फिर डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी साथ ओबेसिटी के साथ कौन कौन सी जो डिजीज़ है वो जुड़ी हुई हैं। जैसे कि इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आ जाते हैं, उसके अंदर सारे हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, उस लिहाज से आप ड्रग्स का इंटेक कर सकती हैं। दैन देख रहे हैं आप सब चीज़ें आगे। अब हम मेन स्टार्ट करते हैं बात के फूड ऐसे कौन से हैं जो हमारी जो फ़ैट को बर्न करने में हेल्प करते हैं। पूरा का पूरा टेबल मैंने यहाँ पे लेके एक पिक्चर इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि आप लोग देखें भी और अमल भी करें। हमें अपनी जो सब्जियों का इंटेक है वो ज़्यादा करना है अपनी डाइट के अंदर। चिकन मुझे पसंद नहीं है ना, मुझे बहुत ज़्यादा बीफ पसंद है और जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने किसी भी वाइट मीट सोर्स के साथ। आप कोई भी दूसरा वाइट मीट इस्तेमाल कर सकते हैं या फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी डाइट के अंदर ड्राई फ्रूट्स का, ड्राई नट्स का इंटेक बहुत ज़बरदस्त तरीके से करें। आप अपनी जो फ्रेश वेजिज़ हैं और फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका इंटेक अपनी बॉडी की ज़रूरत के तहत करें। खाना नहीं है, ना ही बहुत अनेवा खाना है। हाँ, जितनी ज़रूरत है बॉडी की सिर्फ उतना ही खाना है। कोई भी अपने लेग्यूम्स, अपनी जो सी चने हैं, दालें हैं, उनके सलाद बना के खाएं, बीच में सब्जियां डाल के खाएं। और ऐसे फूड जो हमारी फ़ैट को बर्न करने में हमें कॉम्प्लिकेशंस का शिकार करवाते हैं वो सब आपके सामने हैं। सब बाहर की चीज़ें, सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फ्रीज़ी ड्रिंक्स, आपकी बेकरी की चीज़ें, तमाम ये जो अशियाँ हैं ये हमें कॉम्प्लिकेशन का शिकार कराती हैं। हमारे केक्स हैं, ब्राउनीज़ हैं, पास्ताज़ हैं। अक्सर पेशेंट पूछते हैं हम डाइट पे हैं तो क्या हम जो पास्ता बना हुआ है, जो स्पैगेटी बनी हुई है वीट के साथ, हम वो इस्तेमाल कर लें? भाई नहीं करनी इस्तेमाल। अगर आप ख़ुद को ज़बरदस्त तरीके से वेट लूज़ करवाना चाहते हैं, ख़ुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी बॉडी की, तो कुछ देर के लिए अपने जो होंठ है ना उनको सी लें या उनके ऊपर उंगली रख लें। उसके बाद जब आपका बॉडी की हर चीज़ बैलेंस हो जाए, मेंटेन हो जाए, तो आप अपनी लाइफ की तरफ वापस आ सकते हैं। बट उसका भी एक की पॉइंट है, जस्ट डोंट फॉरगेट टू डू एक्सरसाइज। हिलना जुलना लाजमी है खा पी कर।
पिक्चर्स ऐड की हुई हैं कुछ सब्जियों की, और जो बेहतरीन चीज़ें हमारा वेट लूज़ करवाती हैं। हमारी वीडियो का एक जो थीम है या जो मकसद है वो पूरा होने वाला है, तो सोचा आपको ये भी बता दें कि आप ऐसे क्या वो आसान रास्ते हैं। पाकिस्तान में तो जुगाड़ करने का हर एक को बहुत शौक़ है, तो इस तरह के कुछ कावे हैं जो आप अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ सेफ़ टू यूज़, हेल्दी टू यूज़। हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर इस्तेमाल मत करें, और अगर आप 40+ हो चुके हैं तब भी आप इन चीज़ों की क्वांटिटी अपनी हेल्थ की कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो मुझे ज़ीरे का कावा बहुत पसंद है, मुझे सौंफ का कावा बहुत पसंद है, मुझे लिटरली कलमंजी या इलायची का कावा भी बहुत पसंद है, दालचीनी का। अभी इसमें आप पढ़ सकते हैं हर कावा जो डिफरेंट कंडीशंस को ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं ओवरव्यू दूँ तो जो सिनेमन है उसने हमारी जाके जो ग्लूकोज़ है या इंसुलिन है उसको बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रोल करना होता है। ज़ीरे ने हमारी फ़ैट को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करना होता है। इलायची और सौंफ हमारे मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। कलमंजी हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कलमंजी में हर बीमारी का इलाज है। तो कुछ ये कहवे हैं जो हम अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करके हम अपना बहुत अच्छे तरीके से वेट लूज़ करवा सकते हैं। प्रॉपर पैटर्न के साथ अगर आप चलेंगे तो डेफ़िनेटली जो है ना वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। यहाँ पे हमारी वीडियो मुकम्मल होती है, इख्तिताम पे पहुँचती है। आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी क्यूरी है, तो आप जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। प्रॉपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैं ऐड करूँगी, या मेरे प्लेटफॉर्म है उसमें आप ऐड करूँगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑलवेज़ फील आई एम हेयर टू कंसल्ट यू एवरी टाइम। चलें जी, आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।